पंखा चला दो। चलिए, क्या हालचाल है? ठीक है। तो होमवर्क सीरीज बिहार के भीतर जो बिहार एसआई का नया वैकेंसी आना है उसको लेकर के होमवर्क सीरीज की शुरुआत 17 जनवरी से किए हैं, जिसमें आपको 17 जनवरी को पूरा इंट्रोडक्शन दिए थे, क्या होगा कैसे होगा, साथ ही साथ होमवर्क भी दे दिए थे। होमवर्क सीरीज के अंतर्गत जो है आज पहला क्लास है, आज पहला क्लास है। और वैसे छात्र एवं छात्रा जिनको जगह मिल गया है अच्छी बात है, ठीक बात है, लेकिन जिनको जगह नहीं मिला है आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन थोड़ा सा परेशान जरूर होइएगा। एक सप्ताह कष्ट कीजिए, एक सप्ताह कष्ट कीजिए और फिर आपको परेशानी नहीं होगा। एक सप्ताह कष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद परेशानी नहीं होगा, उसके बाद आपकी परेशानी को दूर कर देंगे। क्योंकि यहां पर होमवर्क सीरीज के बच्चे जो है नहीं आ पा रहे हैं, तो एक और सेंटर है जहां पर क्लासरूम, इस क्लासरूम सबसे बड़ा है, तो उस क्लासरूम में हम आपको लेकर के जाएंगे। और यहां पर तो थोड़ा सा सामने में ऊपर नीचे हर जगह है, बहुत सारा क्लासरूम है, तो वहां पर जो है 1 से 2 क्लासरूम में सब बच्चा एडजस्ट कर जाइएगा, सब लोग एडजस्ट कर जाइएगा। तो अब कष्ट तो 1 से 2 दिन होगा, लेकिन मतलब 1 सप्ताह होगा। तो अब बहुत छात्र जो है क्या करेगा, मतलब 1 सप्ताह नहीं करेगा और फिर 1 सप्ताह के बाद अगर आप कीजिएगा तो फिर सिलेबस 1 सप्ताह में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो कष्ट करके भी 1 सप्ताह आप कीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आप करना चाहते हैं, इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो कष्ट करके भी जो है 1 सप्ताह आप कीजिए। और 1 सप्ताह के लिए जो है ऑनलाइन भी हम फ्री रख देंगे, ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। क्या जी, है कि ना? रखना दे, तुम जो बोलेगा हम वही करेंगे। रखना दे, हाँ चलिए बोल दिया, रख देते हैं। तो 1 सप्ताह जब तक मतलब सब लोग एडजस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक 1 सप्ताह जो है फ्री रहेगा। ऑनलाइन फ्री रहेगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा, ठीक है? ऑफलाइन नहीं रहेगा, सिर्फ ऑनलाइन फ्री रहेगा। तो अब सब चीज में बताइए कि कुछ नहीं। तो आइए, आशा करते हैं आप सब लोग को क्वेश्चन मिल गया होगा। और देखिए एक चीज और थोड़ा सा समझा देते हैं। ऑनलाइन वाले लोग, क्वेश्चन आपको 3 बजे मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, मिलता है, अपलोड किया था जी, हाँ 3 बजे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आधा घंटा 3 से 3:30 बजे बना लीजिएगा, 3:30 बजे से उसका डिस्कशन शुरू होगा। और जो ऑफलाइन वाले लोग आते हैं उनको भी क्वेश्चन 3 बजे मिल जाएगा। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है ना 3 बजे से पहले क्लासरूम में आकर के बैठ जाइए, 2:45, 2:50, 2:55 तक बैठ जाइए, ताकि 3 बजे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप तुरंत बनाना शुरू कर दीजिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और देखिए अनुशासन बना करके रखना जरूरी है। अगर आप नहीं बना करके रखिएगा, अगर आप मान लिया जाए कि 3 बजे के बदला 3:15 बजे आए, क्वेश्चन मिला आप नहीं बनाए, डिस्कशन करवा रहा है टीचर, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। पहली बात ये। और दूसरी बात ये, जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप पढ़ करके आइएगा, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और थोड़ा सा अनुशासन में रहने के लिए तैयार रहिए। बस हो गया। टाइम मतलब ठीक ठाक से, फिर जो है सब चीज समय पे होना चाहिए। कुल मिला करके ये 4-5 को दीदी जी लोग खड़ी है, इन लोग को थोड़ा सा एडजस्ट कर ना लीजिए, क्या होगा? थोड़ा थोड़ा कष्ट कर रहे हैं, थोड़ा और कर लीजिए। आइए आइए, तो आइए, इस पर सब दुबली पतली सब है, ये तो और दुबली पतली है। बैठिए 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 बैठिए। बाप रे, कैसे आप जीते हैं जी? आप, हवा आएगा, तूफान आएगा, आप तो उड़ जाइएगा। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, तो मोटी सब है ये सब। जिस बेंच पे दुबली पतली लड़की सब है उस पे एडजस्ट हो सकता है। चलिए शुरू करें ना, बनाए लोग, बनाना। ये दोनों को एडजस्ट कर लीजिए। अरे कोई दयालु ना है, कोई दयालु लड़की एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, एक और बची है। हाँ
हाँ उस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए लड़की, इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए। आपको बोले थे आप हमसे मिलिएगा, आप मिले नहीं आकर के जी, आप ही को बोल रहे हैं हम। तो आप सिंदूर काहे लगाते हैं? अरे ये मेरी मामी है जी। सिंदूर नहीं लगाते हैं, बताइए गलत बात है। हिंदू और हैं कि ना है आप? बताइए, चले लगाई है, लगाई है और हमको नजर नहीं आया और छिपा ली है। अरे बाप रे। तो चलिए अब आइए, अब डिस्कशन करते हैं। आइए क्वेश्चन पे। कल ही हमको जो है प्रणाम कर रही थी आकर के, बाद में पता चला ये मेरी मामी है। बताइए कितना बड़का पाप हो जाता। ये तो हम मना कर दिए इसको है क्या? एक के दिन में कहिएगा हमको कलेक्टर बना दीजिए, तो वैसा मशीन मेरे पास ना है कि आलू देंगे सोना निकल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हमको पता है। अरे सुनिए, तो हमको पता है, हम ही परीक्षा को 4 बार क्वालिफाई किया। क्या बार? 4 बार। तो हमको पता है कब क्या करवाना है और कितना करवाना है, हमको पता है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए। और जो हम टारगेट बोले हैं ना, 75 से 76 क्वेश्चन लड़ेगा, 74 नहीं होगा, इतना आप विश्वास रखिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम करवा रहे हैं वैसे वैसे आप कीजिए। ठीक है, चलिए ताली नहीं बजाना है। आइए अब बिहार में है, अब जो जहां है, अब हम डिस्कशन करवाना शुरू कर दिए। हम एकदम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब आइए बोर्ड पे, फायदा उठाना चाहते हैं तो। पहला क्वेश्चन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, राष्ट्रपति शासन की अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है। लेकिन सिर्फ अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, बल्कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के साथ साथ अनुच्छेद 356 के तहत तो राष्ट्रपति शासन लागू होता ही होता है, लेकिन अनुच्छेद 356 के अलावे अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। यानी राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो राष्ट्रपति शासन भारत में 2 अनुच्छेद के तहत लागू होता है, एक अनुच्छेद 356 और दूसरा अनुच्छेद 365। ये आपके बिहार एक्साइज 126 पोस्ट प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है, तो अनुच्छेद 356 और 365 दोनों अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। पहली बात। अब अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। मतलब जब किसी राज्य में संविधान के तहत शासन प्रशासन नहीं चलाए जाते हैं, तब वहां पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। लेकिन अनुच्छेद 365 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू होता है जब कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है। जब कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 365 के तहत। राष्ट्रपति शासन बिहार के संदर्भ में अगर देखा जाए, लेकिन बिहार के संदर्भ में आने से पहले एक बात आप जान लीजिए, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य में लगा है। पंजाब राज्य में लगा है वर्ष 1951 में, 1951। वही अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 1968 में। 1968 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है 1968 में। और अभी तक के इतिहास में बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। पहली बार 1968 में, दूसरी बार 1969 में, तीसरी बार 1972 में, चौथी बार 1977 में, पांचवी बार 1980 में, छठा बार 1995 में, सातवां बार 1999 में और 8वां बार 2005 में। यही 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री की अगर हम लोग बात करें तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भोला पासवान शास्त्री। और उस समय अगर बिहार के राज्यपाल की हम लोग बात करें तो उस समय बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे आपको नित्यानंद कानूनगो हुआ करते थे। वही वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी हैं और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। तो ये इस प्रश्न के अंतर्गत हुआ। तो ये सब चीज जो है आप इस प्रश्न के अंतर्गत याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट
सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य हिमालय किस नाम से जाना जाता है? देखिए हिमालय पर्वत को प्रादेशिक आधार पर सर सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया। और प्रादेशिक आधार पर सर सिडनी नामक विद्वान ने हिमालय पर्वत का विभाजन जो 4 भागों में किया, उसमें नदी के सीमा को आधार बनाया और नदी के सीमा को आधार बनाते हुए ही प्रादेशिक आधार पर हिमालय पर्वत का विभाजन 4 भागों में किया, जिसमें पहला पंजाब हिमालय है, दूसरा कुमाऊं हिमालय है, तीसरा नेपाल हिमालय है, और चौथा अगर हम लोग देखें तो असम हिमालय है। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक फैला जो हिमालय है यही पंजाब हिमालय है। फिर सतलज नदी से लेकर काली नदी तक फैला जो हिमालयी क्षेत्र है वह कुमाऊं हिमालय है, और फिर काली से लेकर तिस्ता नदी तक फैली जो हिमालय है वह नेपाल हिमालय है, और तिस्ता से लेकर दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला जो हिमालय है वही आपको असम हिमालय है। तो सिंधु से सतलज नदी के मध्य जो हिमालय है इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। और इसकी लंबाई अगर देखा जाए 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर और असम हिमालय की लंबाई 750 किलोमीटर। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? देखिए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, कोई बतिया रहे हैं क्या? बतियाइएगा तो मेरा मुंह बंद हो जाता है, बात मत कीजिए, ठीक है? फिर हम नहीं बोल पाएंगे, ये ऑटोमेटिक है। आप बतियाइएगा मेरा मुंह बंद हो जाता है, ठीक है? तो आप लोग बतियाइएगा मत, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है? 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, इसका हिंदी होता है एकेश्वर वादियों को उपहार। एकेश्वरवादियों को उपहार। तो एकेश्वरवादियों को उपहार या गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक भारतीय समाज सुधारक राजाराम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। भारतीय समाज सुधारक राजाराम मोहन राय के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। राजाराम मोहन राय के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। देखिए राजाराम मोहन राय भारत के प्रथम समाज सुधारक माने जाते हैं आधुनिक काल में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में राजाराम मोहन राय भारत के प्रथम समाज सुधारक माने जाते हैं। और आधुनिक काल में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल प्रांत से हुई है, और आधुनिक काल में बंगाल प्रांत से जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है उसकी शुरुआत राजाराम मोहन राय ने ही किया है। राजाराम मोहन राय एकेश्वरवादी थे, मतलब राजाराम मोहन राय एक ईश्वर की पूजा में विश्वास करते थे। राजाराम मोहन राय एकेश्वरवादी थे, मतलब एक ईश्वर की पूजा में विश्वास किया करते थे। राजाराम मोहन राय बंगाली थे, हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन हिंदू धर्म में बहुदेववाद का प्रचलन है। हिंदू धर्म में लोग बाबा भोले को भी पूजते हैं, कृष्ण को भी पूजते हैं, राम को भी पूजते हैं, देवी काली को भी पूजते हैं, देवी सरस्वती को भी पूजते हैं, देवी दुर्गा को भी पूजते हैं। ये जो एक से अधिक ईश्वर की पूजा होती है इसी को बहुदेववाद वाली प्रथा कहा जाता है या बहुदेववादी कहा जाता है। वही अगर एक ईश्वर की प्रार्थना होती है तो उसी को एकेश्वरवादी कहा जाता है। जैसे इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी मत पर आधारित है, क्योंकि इस्लाम धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत होती है, लेकिन हिंदू धर्म में अनेकों देवी देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तो हिंदू धर्म बहुदेववादी है, इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी है, और इस्लामी मत से राजाराम मोहन राय प्रभावित थे। और राजाराम मोहन राय बहुदेववाद के विरोधी थे और एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो एकेश्वरवाद की विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए राजाराम मोहन राय ने जो है एकेश्वरवादियों को उपहार अर्थात गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक की रचना की है। इसके अलावा राजाराम मोहन राय के द्वारा और भी कई सारी पुस्तकों की रचना की गई है, जैसे और साथ ही साथ कई सारे समाचार पत्र भी राजाराम मोहन राय के द्वारा निकाला गया है, जैसे संवाद कौमुदी।
जैसे मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, ये सब राजा राम मोहन राय की रचना है, ये सब राजा राम मोहन राय की रचना है। और राजा राम मोहन राय को जो सबसे ज्यादा याद किया जाता है, उन्होंने ही सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया, लोगों को जागरूक किया, और उन्हीं के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में कानून बना करके सती प्रथा का अंत किया। और राजा राम मोहन राय के समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय थे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और अकबर द्वितीय का पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दिया था। अकबर द्वितीय के पेंशन को बहाल करवाने के लिए ही राजा राम मोहन राय लंदन गए थे, और लंदन में ही राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। मतलब राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक थे जिनका निधन भारत से बाहर लंदन की धरती पर हुआ है। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में की है? देखिए, महात्मा गांधी की अगर हम लोग बात करें तो उनके द्वारा कई सारे साहित्यों की रचना की गई है, उसी में एक हिंद स्वराज है। और हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में किया है। महात्मा गांधी गुजराती थे और मूलतः गुजराती भाषा में ही हिंद स्वराज की रचना जो है महात्मा गांधी ने किया है, महात्मा गांधी ने किया है। और यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने स्वराज शब्द को समझाया है। स्वराज का क्या मतलब होता है, स्वराज का क्या अर्थ होता है, उसे इसी पुस्तक में महात्मा गांधी ने समझाया है। और इसी पुस्तक में, हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ही अगर देखा जाए तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की तुलना बांझ और बेसिया औरत से किया है, बांझ और बेसिया औरत से किया है। मतलब गांधी जी का इशारा इस ओर था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट नॉन प्रोडक्टिव है, मतलब यहां पर कोई काम उम नहीं होता है। गांधी जी का इशारा इस ओर था। और यह पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया से किस पुस्तक में किया है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर का पद सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तब चर्चा में आता है, प्रोटेम स्पीकर का पद तब चर्चा में आता है जब नई नई लोकसभा का चुनाव होता है। और जब नई नई लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के जितने नवनिर्वाचित सदस्य होते हैं, उन सभी नवनिर्वाचित सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और प्रोटेम स्पीकर का सबसे बड़ा काम होता है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर का सबसे बड़ा काम होता है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, क्योंकि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य बिना शपथ के लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। अगर लेते हैं तो उस कंडीशन में प्रतिदिन 500 रुपया जुर्माना देना होता है। तो इसी वजह से जो है लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर के प्रोटेम स्पीकर का पद लाया गया है, अर्थात अस्थायी अध्यक्ष का पद लाया गया है। और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति अगर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात की अगर हम लोग बात करें तो यह भारत के अंतर्गत नर्मदा नदी पर है। यह भारत के अंतर्गत जो है आपको नर्मदा नदी पर है। और नर्मदा नदी की अगर आप बात करेंगे तो नर्मदा नदी जो है आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात के तट पर अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। और यह नदी अरब सागर में अपना जल गिराती है या खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस नियंत्रित करता है। आइरिस नियंत्रित करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकता है? आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 को पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 को पढ़िए। और जब आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 85 ही यह कहता है कि लोकसभा को भंग भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर करता है। और अनुच्छेद 85 में सिर्फ यही नहीं है बल्कि अनुच्छेद 85 में संसद के सदनों के आहूत, सत्रावसान और विघटन, संसद के सदनों के, संसद के सदन यानी लोकसभा राज्यसभा के आहूत, सत्रावसान और विघटन। आहूत का मतलब शुरू होना, सत्रावसान का मतलब एक सत्र का समाप्त होना, सत्रावसान का मतलब एक सत्र का समाप्त होना,
एक सत्र का समाप्त होना। अब विघटन का मतलब भंग होना, समझ गए, भंग होना। तो अनुच्छेद 85 में ही संसद के सदनों के आहूत होने, सत्रावसान होने और विघटन होने को लेकर जानकारी मिलता है। और संसद के सत्र को आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं, सत्रावसान भी राष्ट्रपति करते हैं और भंग भी राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर संसद का सत्र स्थगित होता है या स्थगन या संसद का सत्र जो स्थगित होता है, संसद के सत्र को स्थगित करने या स्थगन करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है, बल्कि सदन के सभापति या अध्यक्ष को होता है। जैसे लोकसभा को स्थगित करना है तो लोकसभा को स्थगित करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा को स्थगित करना है तो राज्यसभा को स्थगित करेगा राज्यसभा का सभापति। तो स्थगन का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं होता है, लेकिन आहूत, सत्रावसान और विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। और यहां पर एक बात और, लोकसभा का विघटन होता है या लोकसभा भंग होता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, राज्यसभा क्योंकि एक अस्थायी सदन है। इसरो का गठन कब हुआ है? इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो का गठन वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। घुड़सवारी के मैदान को क्या कहते हैं? घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं एरिना। जैसे देखिए, जैसे आपको फुटबॉल जहां खेला जाता है, क्रिकेट जहां खेला जाता है, हॉकी जहां खेला जाता है, उसके मैदान को हम लोग मैदान ही कहते हैं, या स्टेडियम कह सकते हैं। स्टेडियम में खेला जाता है। तो घुड़सवारी और हर खेल के खेल परिसर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है उसको एरिना कहा जाता है। एरिना। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की अगर हम लोग बात करें तो जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए, अगर पहले के प्रावधानों को हम लोग देखें तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्य। तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करता है। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करता है और राष्ट्रपति यह काम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करते हैं। अब आंग्ल भारतीय, देखिए, आंग्ल भारतीय वैसे व्यक्ति जिनके पिता यूरोपीय है और माता भारतीय है। वैसे व्यक्ति जिनके पिता यूरोपीय है, मतलब यूरोप महादेश के हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश के, और माता भारतीय है, वही आंग्ल भारतीय कहलाता है। जैसे एक हीरोइन है लारा दत्ता, आंग्ल भारतीय है। जैसे एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, डेरेक ओब्रायन, वो भी जो है आपको आंग्ल भारतीय है। लेकिन हाल में एक 104वां संविधान संशोधन हुआ है और 104वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अब राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत नहीं करेंगे। मतलब इस व्यवस्था को अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन आंसर पहले के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे 14। लेकिन इसको भी आप लगे हाथ याद रखिएगा कि 104वां संविधान संशोधन के तहत इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अब आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत लोकसभा में नहीं करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत, राष्ट्रपति राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के क्लाउज 3 के तहत साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का काम करता है। तो टोटल 14 सदस्य को मनोनीत करता है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, लाल। और सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा बैगनी। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है फ्रैंक स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। स्विट्जरलैंड, अरे एक बात बताइए, कौन ऐसा देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? यही ना है? हाँ, सही है बोले। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है।
अक्षांशीय विस्तार। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। अरे जलीय एवं स्थलीय दोनों, मतलब इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं? इसका यह मतलब हुआ यानी भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार अगर आप देखिएगा, कुल मतलब संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। यह भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत के सबसे दक्षिण में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर इंदिरा पॉइंट है, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। वही सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर लद्दाख में इंदिरा कॉल है। मतलब यहां पर कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का डिमांड है, डिमांड इस क्वेश्चन का कुछ नहीं है, और इस क्वेश्चन का डिमांड यही है कि पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर संपूर्ण शब्द का प्रयोग ना करे, सीधे तौर पर पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो उस कंडीशन में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 8। देखिए 7 सिस्टर, सुनिए कहां क्या दिया हुआ है उसको छोड़िए, जो हम बता रहे हैं उसको याद रखिए, सीधा बात। देखिए 7 सिस्टर के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, फिर सिक्किम भी पूर्वोत्तर के अंतर्गत ही आता है। सिक्किम को दीजिएगा ना जी कहीं ना कहीं, पूर्वोत्तर के अंतर्गत सिक्किम आता है। पूर्वोत्तर के अंतर्गत टोटल 8 एगो 7 सिस्टर और एगो सिक्किम, 7 सिस्टर और एगो सिक्किम। अब कहिएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर के अंतर्गत नहीं आता, भारत के पूर्वी भाग के अंतर्गत आता। पूर्वी भाग के अंतर्गत पश्चिम बंगाल आता, पूर्वोत्तर के अंतर्गत नहीं आता है। खंभात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? देखिए ध्यान दीजिएगा, गुजरात है। नहीं मिस्टेक हो गया। अब हो गया, ठीक है, ये भी मिस्टेक हो गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा फिगर ठीक नहीं बना। हम लोग पढ़े हैं बोरा पर सरकारी स्कूल में, तो आज का ना बच्चा को अथी करवाया जाता, फिगर उगर बनवाया जाता है। अब हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कच्छ है, कच्छ प्रायद्वीप है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और ये गुजरात का मुख्य हिस्सा है, गुजरात का मुख्य हिस्सा है। ऊपरी हिस्सा कच्छ प्रायद्वीप है, नीचे वाला हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप है, और ये गुजरात का मुख्य हिस्सा है। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में ये जो जलीय भाग है, ये है आपको कच्छ की खाड़ी, है। ये जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में ही है। अब यह जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है और गुजरात का मुख्य हिस्सा है, इस बीच में जो ये जलीय भाग है, यही है खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात के मुख्य हिस्सा में, गुजरात और महाराष्ट्र के सीमा पर जो है एक दमन नामक शहर है, दमन। और काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में यहां पर दीव नामक शहर है, दीव नामक शहर है। तो जो दमन और दीव है, दमन और दीव के बीच में ही खंभात की खाड़ी है। तो गुजरात के अंतर्गत जो है कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में कच्छ की खाड़ी है, और काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात के मुख्य हिस्सा या काठियावाड़ प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित जो दीव है, और इधर जो दमन है, दीव और दमन के बीच में खंभात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। इसी खंभात की खाड़ी से मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, समझ गए? यही खंभात की खाड़ी है। तो खंभात की खाड़ी किन दो स्थानों के बीच है? तो दमन व दीव। भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? ऐसे तटरेखा में कुछ परिवर्तन हुआ है, मालूम है कि ना?
करंट में बताएंगे, बहुत जल्दी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। लेकिन पुराना डाटा के अनुसार जो है इसको हम बता रहे हैं। भारत के किन राज्यों की समुद्री सीमा सबसे लंबी है? आप सब लोग जानते हैं भारत के टोटल 9 राज्य है जो समुद्री सीमा बनाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इन 9 राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य है गुजरात और सबसे छोटी गोवा है। मानचित्र सब लगाया करो यार यहां पे। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा करता है। भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा करता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी वजह से इस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और जो भारतीय मानक समय रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको याद रखने का ट्रिक है मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यानी कुल मिलाकर के जो है 5 राज्य से होकर, कुल मिलाकर के भारतीय मानक समय जो है 5 राज्य से होकर गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरती है। 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? देखिए जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल का मतलब क्या होता है जानते हैं? 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 8 डिग्री चैनल का मतलब होता है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 9 डिग्री चैनल का मतलब होता है 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जब आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं भारत एक परिचय, तो वहां पर 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, ये सब चैनल आपको मिलेगा। जिसमें 6 डिग्री चैनल की अगर हम लोग बात करें तो जो 6 डिग्री चैनल है यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। और ग्रेट निकोबार की अगर हम लोग बात करें तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं है बल्कि भारत का भी सबसे दक्षिणी द्वीप है। और ग्रेट निकोबार के दक्षिण पूर्व में जाइएगा तो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप मिलेगा। तो जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है और भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है 6 डिग्री चैनल। फिर 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से किया जाता है? भारत में समुद्र तल सब का जो निर्धारण होता है वह चेन्नई से होता है। कहां से होता है? चेन्नई से। चेन्नई से होता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर समय क्या होगा? देखिए आपको पृथ्वी है ये, आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी के उत्तरी भाग में एक उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है। और पृथ्वी के दक्षिणी भाग में एक आपको दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव है यानी साउथ पोल है। साउथ पोल है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ता है, वही देशांतर रेखा कहलाता है। पृथ्वी पर 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ती है वही देशांतर रेखा कहलाता है। और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। 360 देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह पृथ्वी के लगभग बीच से होकर गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भाग पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में विभाजित करती है। पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, दाहिना जाइएगा पूर्वी देशांतर, बायां आइएगा पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। अब विश्व का कोई भी देश हो वह अपने समय का निर्धारण 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर ही करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाते हैं तो दाहिना जाने पर समय बढ़ता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाने पर समय बढ़ता है यानी पूर्वी देशांतर में जाने पर समय बढ़ता है। और पूर्वी देशांतर पर में जाने पर समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब जाने पर या पूर्वी देशांतर में जाने पर समय बढ़ता है। और समय इसलिए बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी वजह से बढ़ता है।
और बढ़ता तो है लेकिन प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है। अब कैसे प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर मानव आबादी निवास करता है, और सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में एकमात्र पृथ्वी है जिस पर मानव निवास करता है, जिस वजह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है और सूर्य की भी परिक्रमा करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है और सूर्य की भी परिक्रमा करता है। और आप सब लोग जानते हैं कि 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर पूरा घूम जाता है। यानी पृथ्वी लगभग एक बार अपने अक्ष पर पूरा घूमने में 24 घंटा का समय लगाता है। 24 घंटा का समय लगाता है। 24 घंटा में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर घूम जाता है, यानी 24 घंटा बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। जब 24 घंटा बराबर 360 डिग्री है तो 1 घंटा बराबर कितना डिग्री? तो 1 घंटा बराबर 360/24। और अगर आप काटिएगा तो आ जाएगा कितना? 15। तो 1 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। 15 डिग्री घूमती है। और जब 1 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा को क्या हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं? 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो जब 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट लगता है तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट? तो 60/15 यानी 4 मिनट। तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाता है। इसी वजह से प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है या 4 मिनट समय घटता है। पूरब जाइएगा तो प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ेगा, और पश्चिम आइएगा तो प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटेगा। तो अब यहां पर है, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां पर दिन का 12 बज रहा है, यहां पर दिन का 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? इधर 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? तो अब यहां पर आप देखिएगा कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां पर दोपहर का 12 बज रहा है, तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब आप एक चीज देखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? 0 डिग्री देशांतर रेखा और 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में कितने देशांतर का अंतर है? 100। तो अब 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट, तो 100 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? तो 100 गुना 4 यानी 400 मिनट। अब 400 मिनट को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा देना पड़ेगा, 0 0 कट जाएगा। अब 40 को 6 से भागा दीजिए, कितना आ रहा है? देखिए कितना आ रहा है? 6.4 है तरीका। इसको काटिए ना, 6 छाके 36, 4 0, फिर 6 छाके 36, 6.66 यही आएगा, यही ना आएगा? आएगा ना जी? सुनिए, छोड़िए, अब आप देखिए 400 मिनट निकला था। 400 मिनट, 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। तो 6 छाके 36, 640, हाँ 640। तो पूरब में जा रहे हैं तो पूरब में जाने पर समय बढ़ेगा ही। अगर 0 डिग्री पर 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 6:40 मिनट होगा। आया है आप लोग को? तो इसका उत्तर होगा 6:40 शाम या रात, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। इसका उत्तर होगा 6:40 शाम। संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया? कितना? 179 अक्षांश। 179 अक्षांश। लेकिन अगर ऑप्शन में 179 ना हो तो 180 के साथ जाइएगा। ऐसे पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है, लेकिन अगर 170 ना हो तो उस कंडीशन में 180 के साथ जाइएगा। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टॉलेमी नामक विद्वान ने दर्शाया था। टॉलेमी। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? देखिए कर्क रेखा के उत्तर में कितने राज्य स्थित है? मैं मानचित्र ने लगाया, साला दिमाग उमाग है नहीं सब। देखिए कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है,
मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है और मिजोरम से होकर गुजरती है। मिजोरम। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है। इसके ऊपर में जो भारतीय राज्य है वह भारत के उत्तर में है और इसके दक्षिण में जो भारतीय राज्य है वह भारत के दक्षिण में है। और यह कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भाग में विभाजित भी करती है। इसके ऊपर जाइएगा उत्तरी भारत, नीचे आइएगा दक्षिणी भारत। अब उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य है? तो उत्तर भारत में राज्य पूछ रहा है तो आप देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश राज्य मिल जाएगा, पंजाब मिल जाएगा, हरियाणा मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर सिक्किम, और इसके बाद इधर आप आइएगा तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है। तो अब आप देखिएगा, गिनिए, यही सब राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है। राजस्थान से तो गुजरबे करती है, गुजरात से तो गुजरबे करती है, मध्य प्रदेश से तो गुजरबे करती है, तो जिससे होकर गुजरती है उत्तर या दक्षिण में थोड़े होगा, नहीं होगा। तो यही सब राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। तो हिमाचल प्रदेश 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, उत्तराखंड 4, उत्तर प्रदेश 5, बिहार 6, सिक्किम 7, आंध्र प्रदेश 8, असम 9, मेघालय 10, नागालैंड 11 और मणिपुर 12। यही 12 राज्य है। तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 12। इसके बाद कर्क रेखा के दक्षिण में कई सारे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। ये तमाम ऐसे भारतीय राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरते हैं, ये भी आपने देखा। कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, ये भी आपने देखा। कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये भी आपने देखा। और कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसको क्रमवार तरीका से याद रखने का ट्रिक है, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है? छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है। और दूसरी बात, यह दोनों बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? 5। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? अच्छे, देखिए, सबसे पहली बात, अंतरराष्ट्रीय सीमा समझ रहे हैं? जब कोई भारतीय राज्य किसी दूसरे देश के साथ सीमा साझा करती है तो वही अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है पाकिस्तान के साथ, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर पंजाब, राज्य है, यहां पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, पंजाब, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये सब ऐसा भारतीय राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, पंजाब 3, हिमाचल प्रदेश 4, उत्तराखंड 5, उत्तर प्रदेश 6, बिहार 7, वेस्ट बंगाल 8, सिक्किम 9, अरुणाचल प्रदेश 10, असम 11, मेघालय 12, नागालैंड 13, मणिपुर 14, मिजोरम 15, त्रिपुरा 16। तो 16 ऐसा भारतीय राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो टोटल भारत में कितना राज्य है? 28 में से 16 को घटा लीजिए तो 8 में से 6 जाएगा 2, 12 ऐसे राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है। ये सब राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करती है। इन राज्यों के अलावा जो अन्य 12 राज्य है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और भारत में शीत ऋतु में वर्षा कौन तट पर होता है? कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में वर्षा कौन मानसूनी पवन से होता है? तो लौटती हुई मानसूनी पवन या दक्षिणी या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है? सहकारी क्षेत्र के विकास को लेकर के सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2021 में हुई है, वर्ष 2021।
2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इस अवधि के दौरान जो है भारत की जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो है बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत 25 नवंबर 2024 को जो है नई दिल्ली से की है। 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली से की है और इसका उद्देश्य है बाल विवाह को खत्म करवा देना। बाल विवाह को लेकर ऐसे कानून तो पहले बन चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी भारत में बाल विवाह हो रहा है। तो बाल विवाह से भारत को मुक्त बनवाना, और बाल विवाह का मतलब आप समझते होंगे, जो कानून है कि 21 वर्ष से कम उम्र में विवाह नहीं होना चाहिए, लड़की का 18 वर्ष, तो उससे कम उम्र में अगर किसी लड़की लड़का का विवाह होता है तो वही बाल विवाह की श्रेणी में आता है, यानी कम उम्र में विवाह का हो जाना। तो भारत को इससे मुक्त बनाने को लेकर जो है 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली से केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने किया, लेकिन इसकी शुरुआत यह जो लागू हुआ है 28 अगस्त 2014। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था जानते हैं? प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य था वित्तीय समावेशन। अब वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लोगों का पहुंच बैंक तक हो। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है? सबसे अधिक प्रचलित बाल विवाह है वेस्ट बंगाल में 41.6%। मतलब पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो 100 में से 41 लोगों का विवाह जो होता है बाल विवाह की श्रेणी में आता है, कम उम्र में हो जाता है। और दूसरा स्थान पर अपना बिहार है, अपना बिहार भी पीछे न है, दूसरा स्थान पर अपना बिहार है और बिहार 40.8 लगभग उसी के आसपास में है। तो बाल विवाह में सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल है और अपना बिहार का दूसरा स्थान है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है? सेव द चिल्ड्रेन नामक संस्था के द्वारा। सेव द चिल्ड्रेन नामक संस्था के द्वारा जो है ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जारी किया जाता है। देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ है? 1969 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई है? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई है 1951 में। ऐसे भारत में जनगणना की शुरुआत अगर देखी जाए तो भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1872। पहली बार भारत में जनगणना 1872। और वही आजाद भारत में पहली बार 1951। भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, वही सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है यह सबसे पहले भारत में आई है। यह 1498 में भारत आ गई और सबसे लास्ट में भारत से गई है 1961। तो सबसे पहले आई और सबसे लास्ट में गई, तो स्वाभाविक सी बात है सबसे अधिक वर्षों तक रहने का रिकॉर्ड पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम ही दर्ज है। और इसे एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, जब भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ तो उसके आगमन का उद्देश्य था भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत आगमन हुआ था तो उसका उद्देश्य था भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। तो मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को लेकर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार मसालों का शुरू कर दिया। तो जब कंपनी भारत में मसालों का व्यापार शुरू कर दिया तो कंपनी को नियंत्रण में रखने के लिए एक पद आया, पुर्तगाली गवर्नर या पुर्तगाली वायसराय, और उस पद पर सर्वप्रथम बैठे फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा, जो 1505 से 1509 तक रहे। अल्मोड़ा के बाद 1509 में बैठे अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक रहे। और जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क ने ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक तौर पर विस्तार किया।
जिस वजह से अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है? मद्रास में भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना हुई है 1688 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? औरंगजेब द्वारा जिस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित किया गया था उसका नाम था जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड नाम था और इन्हें निष्कासित किया गया था 1688 ईस्वी के आसपास। मनमानी करना शुरू कर दिया था। वाडीवास का युद्ध कब हुआ है? वाडीवास का युद्ध अगर देखा जाए तो 22 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 ईस्वी को वाडीवास का युद्ध हुआ है। और यह युद्ध अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों यूरोपीय कंपनियों के बीच वाडीवास का युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। और इसी युद्ध से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है, पतन हुआ माना जाता है। और इस युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसी कंपनी की तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय कहां बनाया था? पांडिचेरी या पुडुचेरी। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी? अंग्रेजों ने पटना में अपनी व्यापारिक कोठी 1632 में खोला था, 1632 में। अब 1632 के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो मुगल बादशाहों में प्रथम मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल 1526 से 1530। बाबर के बाद हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 56। फिर अकबर 1556 से 1605। अकबर के बाद जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर के बाद शाहजहां 1628 से 1657। तो 1628 से 1657 ये शाहजहां का शासनकाल है। और शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही 1632 ईस्वी में पटना में अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी, यानी उसका उत्तर हो जाएगा शाहजहां। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो कर्नाटक युद्ध है, कर्नाटक युद्ध अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया है। चोल का युद्ध कब हुआ है? चोल का युद्ध 1508 में हुआ है। और यह युद्ध मिस्र और पुर्तगाल के बीच मुख्य तौर पर यह युद्ध हुआ है। इस युद्ध में मिस्र की जीत हुई है, पुर्तगाल की हार हुई है। और हिंद महासागर में चोल के युद्ध में पुर्तगालियों की जो हार हुई है वह पुर्तगालियों की पहली हार मानी जाती है। राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है अल्बुकर्क को कहा जाता है, और अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा का अंत अल्बुकर्क ने ही किया था। विशेष तौर पर जो पुर्तगाली क्षेत्र था, जहां पर पुर्तगालियों का शासन था, वहां पर सती प्रथा का अंत अगर देखा जाए तो वहां पर सती प्रथा का अंत जो है आपको राजा राम मोहन राय से पहले अल्बुकर्क ने किया था। तो इसी वजह से उन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया? ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1602। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब लड़ा गया? 1756 से 1763। 1756 से 1763। और इस युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत हुई है। पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति हुई है। पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में इस युद्ध की समाप्ति हुई है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है और परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? यह स्टेटमेंट लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया। लॉर्ड मैकाले यानी कंपनी की बुराई एक प्रकार से किया है लॉर्ड मैकाले। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहां खोली गई? अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री 1611 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला गया। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला गया। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया है। वहीं बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर का पद नाम 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दिया गया है। वहीं
भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय का पदनाम 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया। ये तीनों बात याद रखिएगा। कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया? रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इस एक्ट का उद्देश्य था भारत में कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना। भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन प्रशासन करना शुरू कर दिया था उसको नियंत्रण में लेने के लिए ही ब्रिटिश संसद ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। लेकिन इसमें कई सारी कमियां रह गई थी। इस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, विशेषाधिकार। किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 के चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ है और प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड मैकाले। और जो प्रथम विधि आयोग है या विधि आयोग है, विधि आयोग का गठन भारत में सुशासन की स्थापना को लेकर किया जाता है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया दिया जाएगा। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुआ। और कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हुए? सर एलिजा इम्पे। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पीट थे। इसी वजह से 1784 के अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कर दिया गया। वहीं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? लॉर्ड मैकाले। और कानूनी सदस्य को शामिल करने की घोषणा 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ और 1834 में शामिल किया गया और पहली बार कानूनी सदस्य के तौर पर लॉर्ड मैकाले को शामिल किया गया। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? क्लासिकल लैंग्वेज। देखिए ध्यान दीजिएगा, शास्त्रीय भाषा, एक तो पहली बात यह है, हल्ला मत कीजिए, पहली बात यह है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा यानी कामकाज की भाषा, यानी भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है उसी भाषा में राजकाज होगा। उन राजभाषाओं के अलावा शास्त्रीय भाषा भी भारत में कुछ है। शास्त्रीय भाषा की दर्जा उन भाषाओं को दिया जाता है जो भाषा 2000 से 3000 वर्ष पुरानी हो, तथा जो भाषा 2000 से 3000 वर्ष पुरानी हो तथा जिस भाषा की उत्पत्ति किसी दूसरे भाषा से नहीं हुई हो, उसे ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। पहले शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 थी, वर्तमान में 11 है, क्योंकि 2024 में, अक्टूबर 2024 में 5 और भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या 11 है। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की कुल संख्या 11 है और जो 11 भाषा जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। पहले यही 6 था, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। लेकिन 2024 में जो 5 और भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली और असमिया।
2024 में यही 5 और भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो 6 पहले से था, 5 और हो गया, यानी टोटल 11 हो गया। वर्तमान में 11, 2024 में इस 5 को दिया गया है। और सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा तमिल को दिया गया है 2004 में, फिर 2006 में संस्कृत, 2005 में संस्कृत को, फिर 2008 में तेलुगु और कन्नड़ सबको दिया गया है। लिख लिए। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य है भारतनाट्यम, तमिलनाडु है, तमिलनाडु का है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? 8। और जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, सुनिए बता रहे हैं, आप बताइए मत। 8 शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। भारतनाट्यम के बाद कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, इसके बाद मोहिनीअट्टम, केरल, इसके बाद कथकली भी केरल, केरल, इसके बाद कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश भी आप कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी ओडिशा का है। यही 8 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वह 6 को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया है। तो अगर भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत पूछेगा तब हो जाएगा 9, ऐसे एज इट इज पूछेगा तो 8, और यही 8 होगा। 8। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2008 में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है? राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण। चलिए अगला होमवर्क सुनिए।